in association with Kutumb app. चुनावों की सबसे बड़ी ताकत शायद उनके होते रहने में ही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के हालिया फैसले इस बात को एक तरह से साबित करते हैं। अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए पिछले महीने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने वाली सरकार ने अब बिजली संशोधन बिल यानी कि द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट्स बिल 2021 पर भी कदम पीछे खींच लिए हैं। उसने बिल के उन 4 प्रस्तावों को खत्म करने का फैसला किया है जिनका किसानों, कर्मचारियों और विपक्षी दलों की ओर से जमकर विरोध हो रहा था। यहाँ हम आसान भाषा में जानेंगे कि ये 4 प्रस्ताव क्या थे और उन पर इतना हंगामा क्यों मचा था, साथ ही ये भी कि इनके लागू होने से हम आप पर क्या असर होता। लेकिन आपको बता दें कि इन प्रस्तावों को हटाने के बाद सरकार बाकी संशोधनों वाले विधेयक की भी संसद के मौजूदा सत्र में पेश नहीं करने जा रही है। सब कुछ विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शो, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। अब सबसे पहले जानते हैं डी लाइसेंसिंग के बारे में। नए बिल के विरोध में आपने सुना होगा कि सरकार बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने जा रही है। बात नई नहीं है, ये कवायद तो 2-3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस बिल में सरकार ने एक नया शगुफा छेड़ा था। कहा गया कि अब एक ही इलाके में कई बिजली कंपनियां होंगी, यानी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होंगी। कंज्यूमर की मर्जी होगी कि वो बिजली किससे ले। ठीक वैसे ही जैसे डीटीएच के लिए आपके पास विकल्प है कि टाटा स्काई लें, एयरटेल या फिर कोई और। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। पूरे बिजली क्षेत्र को 3 भाग में बांट सकते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज भी देश में 48% पावर जनरेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ट्रांसमिशन यानी पावर प्लांट से आपके शहर तक बिजली लाने की जिम्मेदारी सरकार ही उठाती आ रही है। एक शहर या मोहल्ले के भीतर घर घर बिजली पहुंचाना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अभी 10% डिस्ट्रीब्यूशन ही प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, वो भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में। सरकार का कहना है कि वो कोई अतिरिक्त निजीकरण नहीं करने जा रही, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक अधिकार खत्म करना चाहती है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि पूरे देश में बिजली वितरण कंपनियों की मोनोपोली चल रही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। उनका कहना था कि उपभोक्ताओं के पास चॉइस होनी चाहिए कि वे किससे बिजली लें। सरकार सिर्फ एंट्री बैरियर खत्म कर रही है, यानी किसी इलाके में पहले से मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर तो काम करता रहेगा, दूसरी कंपनियों को भी वहां बिजली बेचने की इजाजत होगी। कीमतों पर मनमानी रोकने के लिए सरकार के पास एक उच्चतम सीमा तय करने का अधिकार होगा। कोई कंपनी इस सीमा से नीचे किसी भी कीमत पर बिजली बेच सकती है। इसका विरोध क्यों हुआ? आरोप था कि सरकार अरसे से कॉरपोरेट घरानों और वर्ल्ड बैंक के दबाव में बिजली वितरण का निजीकरण खुदरा व्यापार की तरह करना चाहती है। फ्रेंचाइजी या सब लाइसेंसी सिर्फ नाम के रह जाएंगे और बड़ी कंपनियां आपस में गठजोड़ कर फिर मोनोपोली शुरू कर देंगी। अभी जिस तरह मोबाइल कंपनियां बेतहाशा दाम बढ़ा रही हैं और ग्राहकों के पास विकल्प सीमित रह गए हैं, वहां भी कंपनियों को मनमानी के लिए कोई ना कोई लूप होल मिल जाएगा। सवाल ये भी उठा कि बड़े शहरों में तो ये मॉडल चल भी जाएगा, लेकिन सरकारी वितरण पर निर्भर कस्बों और ग्रामीण इलाकों में लोग निजी कंपनियों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिजली कटौती या गुणवत्ता को भी सरकार काबू नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं दूसरे प्रस्ताव की, डायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी संशोधन बिल का ये प्रस्ताव अरसे से चर्चा में रहा है और यही किसानों की आंख की किरकिरी बना हुआ था। मकसद ये कि केंद्र या राज्य सरकारें बिजली कंपनियों को जो भारी सब्सिडी देती हैं वो सीधे जनता के बैंक खाते में जाए, जनता कंपनी को भुगतान करे। इसके फायदे भी बेशुमार हैं। मसलन बिजली की चोरी रुकेगी, वो फर्जीवाड़ा कर सब्सिडी नहीं मार पाएंगी, सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। सबसे बढ़कर ये कि जब लोगों की जेब से पैसे जाएंगे और फिर सरकार की ओर से भरपाई होगी, तब उन्हें महसूस होगा कि सरकार वाकई कितनी सब्सिडी दे रही है। इससे बिजली की फिजूल खर्ची भी रुकेगी। मसलन आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में तो किसानों को बिजली मुफ्त या मामूली दरों पर मिलती है। इसका बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं और कंपनियों को भारी सब्सिडी देती हैं। ऐसे में किसान सिंचाई के नाम पर जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करते हैं। इससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल गिरता है। किसान पहले अपनी जेब से बिल देगा, तब उसे बिजली की सही कीमत समझ में आएगी। इसका किसान ही नहीं, कई राज्य सरकारें भी विरोध कर रही थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 400 यूनिट तक बेहद किफायती देती है। बदले में बिजली कंपनियों को करीब 3000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी दी जाती है। इसका उसे सियासी फायदा भी मिलता रहता है। डायरेक्ट सब्सिडी से उन सरकारों को डर था जो अपने यहाँ डायरेक्ट सब्सिडी दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि इससे पासा पलट सकता है, क्योंकि गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग बिल भरने की हालत में नहीं होंगे।
देश में दी जाने वाली कुल बिजली सब्सिडी का आधे से ज्यादा पंजाब के किसानों को मिलता है। वहां किसानों में इसे लेकर खासी नाराजगी थी। चुनाव में जा रही सरकार भी नहीं चाहती थी कि कोई खलल पड़े। डायरेक्ट सब्सिडी उन लाखों लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है जो किराए के मकान में रहते हैं या कोई दुकान चलाते हैं। यहाँ बिजली कनेक्शन तो मालिक के नाम से होता है, सब्सिडी मालिक के खाते में आती, लेकिन भारी बिलों का बोझ किराएदार पर पड़ता। दूसरी ओर क्रॉस सब्सिडी घटाने और धीरे धीरे खत्म करने की बात भी कही गई थी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब है कि सरकार एक तरफ गरीब तबकों को किफायती दरों पर बिजली देती है और दूसरी तरफ अमीर या औद्योगिक उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसा लेती है। ऐसे में एक तरह से अमीरों पर बोझ गरीबों के लिए राहत बन जाती है। क्रॉस सब्सिडी घटने से सरकारों पर बोझ बढ़ना तय है। मसलन मान लीजिए बिजली का रेट 6 रुपए प्रति यूनिट है। कोई सरकार गरीबों को 4 रुपए और उद्योगों को 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देती है। एक तरफ के अतिरिक्त 2 रुपए दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ता। देश भर में ये मॉडल लोकप्रिय रहा है, लेकिन इसे इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं माना जाता और विकास में बाधक समझा जाता है। विरोधियों का कहना था कि ये कदम भी कॉर्पोरेट के दबाव में और बिजली कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एनफोर्समेंट अथॉरिटी की। बिजली बिल में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव था। इसका मकसद उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से लागू करवाना होगा, यानी देश में बिजली की खरीद बिक्री और वितरण में पैदा होने वाले विवादों का निपटारा इसके जिम्मे होगा। इसके पैरोकारों का कहना था कि इससे विवादों के निपटारे में तेजी आएगी, कंपनियों और सरकार दोनों को राहत मिलेगी। आरोप ये भी कि स्टेट कमीशन अक्सर कंपनियों के साथ विवाद पर सरकार के पक्ष में ही फैसले देते हैं। बिजली कंपनियां भी नई अथॉरिटी के पक्ष में थी। हालांकि बिजली के दाम तय करने या इससे जुड़े विवादों को इस अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था, लेकिन कई राज्य सरकारों ने इसका खुलकर विरोध किया और इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ भी बताया गया। इसका विरोध क्यों हुआ ये भी बताते हैं। फिलहाल राज्य के स्तर पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ रेगुलेट करने से लेकर विवादों का निपटारा भी करता है। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है जो 2 राज्यों के बीच ट्रांसमिशन के मसले निपटाने से लेकर कई बड़े फैसले करता है। इससे ऊपर एपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन तीनों ही स्तरों पर विवाद नहीं निपटने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता भी है। विरोधियों का कहना था कि कई अधिकार जो अभी राज्य कमिश्नरों के पास हैं अब नई अथॉरिटी झटक लेगी, क्योंकि इसमें केंद्रीय दखल रहेगा। ऐसे में निष्पक्षता भी संदेह के घेरे में होगी। बिजली संविधान की समवर्ती सूची में रखी गई है, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। ऐसे में विवादों के निपटारे का क्षेत्र पूरी तरह केंद्र के पाले में झुक जाएगा। उत्पादक और वितरक के बीच के विवाद में जनता के हित भी अहम होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की भागीदारी जरूरी हो जाती है। अथॉरिटी में राज्य की नुमाइंदगी इसलिए भी जरूरी है कि कभी जन विरोधी कॉन्ट्रैक्ट ना होने पाए। और अब चौथा प्रस्ताव, सिलेक्शन कमेटी। बिल में कॉमन सिलेक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव था। ये कमेटी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी के सदस्यों, केंद्रीय और राज्य कमिश्नरों के सदस्यों का चुनाव करेगी। इसका मकसद बिजली नियामक आयोगों में राजनीतिक दखलंदाजी और पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों को रोकना है। इस कमेटी में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था। केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि राज्य आयोगों में स्थानीय सरकार के ही लोग भरे होते हैं। ऐसे में टैरिफ से लेकर कॉन्ट्रैक्ट विवाद में सही फैसले नहीं लिए जाते। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी को पूरी तरह अराजनीतिक बनाने का दावा किया गया था। अब इस प्रस्ताव का विरोध क्यों हुआ? राज्यों ने इस मसले पर केंद्र से कड़ा ऐतराज जताया था। उनका आरोप था कि निष्पक्ष बोर्ड की आड़ में केंद्र अपनी दखलंदाजी को मजबूत कर रहा है। मांग ये भी होती रही कि इसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय ऐसे व्यक्ति के हाथ होनी चाहिए जिसके पास बिजली क्षेत्र का अनुभव हो। यह भी आरोप लगाया गया कि भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से इतने बड़े देश में केंद्रीयकरण कई समस्याएं पैदा करेगा। अभी तक हर राज्य में सिलेक्शन बोर्ड होता था। बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारियों ने यहां तक आशंका जताई कि ये कमेटी धीरे धीरे निचले स्तरों की नियुक्तियों के लिए केंद्रीकरण या निजीकरण का रास्ता खोलेगी। इससे हजारों नौकरियां जाएंगी। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रमोद। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।